हाय गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एसी वर्मा बुक के क्वेश्चंस और एसी वर्मा बुक के लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 से मैच स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मेन पर्पज़ है 24 से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि वहाँ पे जो आपको मल्टीपल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स है। लाइक कई जगह मल्टीपल ब्लॉक है होगा, कई जगह वेज ब्लॉक सिस्टम है, फिर मल्टीपल पुली वाला सिस्टम है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पे सूडो फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे सूडो फोर्स लगा सकते हैं, मल्टीपल पुली हो तो कैसे क्वेश्चन करना है, साथ ही साथ ब्लॉक हो कई सारे तो कैसे क्वेश्चन करना है। तो गाइस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये एक्सरसाइज। अब चलना है क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो ये रहा 24। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द फिगर शोज यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ 3 kg। तो इसका फिगर यहाँ पे दिया है। तो इसने बोल रखा है कि फिगर में कि एक रॉड है जिसका लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है और मास जो है 3 kg। यानी कि ये वाला जो रॉड है इसको उसने 30 सेंटीमीटर बोला है और मास 3 kg बोला है। अब आगे बोला है कि द स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन। तो दो स्ट्रिंग लटका रखा है और उस पे एक पे 32 न्यूटन है, दूसरे पे 20 न्यूटन लग रहा है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट। यानी क्या बोला कि इसने कि जो 30 सेंटीमीटर का रॉड था उनके बीच में ये 20 सेंटीमीटर वाला जो होगा वो 10 वाले पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। आगे क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ऑल द सरफेस आर स्मूथ, यानी फ्रिक्शन कहीं नहीं है, एंड द स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट, यानी आइडियल कंडीशन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या कंसेप्ट है? तो जब भी ये रॉड बोल दिया या फिर कई बार होता है कि ब्लॉक के बीच में का क्या टेंशन होगा, कितना लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे सिंपल कंसेप्ट क्या है कि जहाँ से इसने जिस पॉइंट पे इसने टेंशन पूछा हुआ है वहाँ पे उस ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर दो और दोनों पार्ट को एक पतली सी मतलब एक मासलेस स्ट्रिंग से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे पास जो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया दो ब्लॉक में, एक का लेंथ 10 सेंटीमीटर दूसरे का 20 सेंटीमीटर। तो इसको कुछ ये ऐसा हो गया, ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर वाला और दूसरा पार्ट जो हो गया वो 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर वाले का लेंथ और ये हो गया 20 सेंटीमीटर का। दोनों को हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, बाकी सब चीज़ें सेम कंडीशन है। ये हमारी पुली हो गई, ये हमारा टेबल हो गया जहाँ पे ये रखा हुआ है और इस पे पुली से हमने लटका दिया और यहाँ से फोर्स से हम पुल कर रहे हैं और सेम चीज़ यहाँ से भी हो रही है। ये 32 न्यूटन है और ये हो गया 20 न्यूटन। तो फिगर को हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब देखो इसका मास चेंज हो जाएगा, अलग होगा m1 और इसका मास m2 मान लिया हमने। अब हमें बताना है कि फोर्स बताना है कि जो ये 20 सेंटीमीटर वाला लगा रहा होगा 10 सेंटीमीटर वाले पे, यानी कि हमें इस स्ट्रिंग के बीच का टेंशन फाइंड करना है। तो अगर टेंशन की वैल्यू आ जाएगी तो वही फोर्स वो लगाएगा। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, पहले एफ ड्रॉ कर लेते हैं। एफ बहुत सिंपल है। अगर m1 का एफ लिखोगे तो m1 का मास m1 जी और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इसको आप n1 से लिख दिया। इसके बाद राइट वाला स्ट्रिंग जो होगा वो टेंशन लगा रहा है T और इधर वाला स्ट्रिंग क्या होगा कि जो ये 20 न्यूटन लग रहा है वो सेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा, बिकॉज जो ये सारे स्ट्रिंग जो है वो लाइट है, मासलेस है, यानी यहाँ पे 20 न्यूटन आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं, ये m1 था, m2 का, m2 पे लेफ्ट के साइड सेम स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है यानी यहाँ पे T लगेगा और राइट के साइड में 32 न्यूटन लगेगा और नीचे वर्टिकल में m2g एंड ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n2। तो ये सिंपल सा हमारा एफ हो गया इसका। इसका मेन कंसेप्ट ये था कि इसको दोनों पार्ट को अलग अलग कर दो और दोनों के स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दो और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वही हमारी जो 20 सेंटीमीटर वाला जो होगा वो 10 सेंटीमीटर वाले पे फोर्स लगा रहा होगा, यानी टी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ तो वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं, तो यानी वर्टिकल फोर्सेस इक्वेट कर देंगे।
m1 जी, ये हो गया। हॉरिजॉन्टल में हमने मान लिया कि ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है पूरा सिस्टम, क्योंकि 20 न्यूटन जाता है तो हमने अज्यूम कर लिया, बाद में अगर नेगेटिव आ जाएगा तो मतलब कि उल्टा डायरेक्शन होगा। तो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यानी ये भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा और ये भी ए एक्सेलरेशन से जाएगा। अब देखो तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, m1 का t माइनस 20 इक्वल टू m1 है, ये बन गया। इसका इक्वेशन बनाएंगे m2 का, तो m2g इक्वल टू n2 एंड 32 माइनस t इक्वल टू m2a, ये हो गया, ये इक्वेशन बन गया। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन का तो कोई यूज है नहीं, हमें सेकेंड एंड फोर्थ का यूज करना है। हमें फाइंड करना है टी की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, पहले एलिमिनेट कर देते हैं टी को, तो दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा हमारा 32 माइनस 20 डेट इज 12, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा m1a प्लस m2a, ये आ गया। अब ए कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा a m1 प्लस m2 इक्वल टू 12, और m1 प्लस m2 यानी टोटल जो रॉड था उसका मास, तो टोटल रॉड का मास कितना है, डेट इज इक्वल टू 3 kg, और यहाँ 12 के इक्वल है। तो ये यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, डेट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी एक्सेलरेशन आ गया 4 आ गया। बट हमें निकालना क्या है, टेंशन निकालनी है, क्योंकि वही फोर्स जो होगा वो छोटा वाला यानी 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पे अप्लाई कर रहा होगा। तो हमें एक्सेलरेशन पहले निकाल लिया, आप इसको पुट करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हमें m1 या m2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं सेकेंड में पुट कर रहा हूँ, तो सेकेंड में आ गया m2a इक्वल टू t माइनस 20, यही इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले हमें चाहिए क्या, m2 की वैल्यू चाहिए। तो m2 कितना होगा, तो हमें पता है कि टोटल रॉड है, पूरे रॉड की लेंथ की जो है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है, और उसका मास जो है वो 3 kg है, यानी इसकी डेंसिटी जो आ गई वो 3/30 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब m2 का लेंथ कितना है, डेट इज इक्वल टू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मास जो आ जाएगा m2 का वो 1 kg आ गया, m2 का मास 1 kg आ गया, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 इंटू ए टी माइनस 20। अब टी की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 20, और a की वैल्यू है 4, यानी 4 प्लस 20, तो टेंशन जो हो गया हमारा 24 न्यूटन होगा। तो यही जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, वो जो 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे अप्लाई कर रहा होगा, यानी यहाँ पे वो इसको खींचेगा कितने से, 24 न्यूटन से खींच रहा होगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे आंसर की देख लेते हैं एक बार, तो इसका आंसर की नीचे चलते हैं, तो ये रहा 24 का आंसर जो है वो 24 न्यूटन है, तो करेक्ट हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, ये जो है वेज एंड ब्लॉक सिस्टम है, साथ में पुली भी है। क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर नंबर 5E9, ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, यानी फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है, एंड द स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट, तो आइडियल कंडीशन हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक, यानी दोनों ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन बताना है। यहाँ पे देखो गाइस, जब भी आपने देखा होगा तो वेज का एंगल दिया होता था पहले, बट यहाँ पे एंगल नहीं दिया, हमें उसका डायमेंशन दे रखा है। डायमेंशन से ये फायदा होगा कि हम उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसकी एबीडी। क्वेश्चन नंबर 25, तो एफबीडी में कुछ ऐसा बना हुआ है वेज, ये हो गया हमारा वेज, और यहाँ हो गई एक पुली, और इस पुली से लटके हुए हैं दो ब्लॉक,
एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें एंगल नहीं दिया तो मैंने मान लिया θ1 θ2 और ये θ3। अब देखते हैं डायमेंशन क्या क्या दिया था। तो 3, 4, 5 एंड 1 kg के हैं दोनों। तो ये है 3 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा, 4 एंड दिस इज 5, और ये 1 kg और ये भी 1 kg। अब यहाँ देखोगे तो क्या, पहले हम थीटा, ये जो वेज है, वेज के डायमेंशन से देखोगे तो √3² प्लस √4² करेंगे तो कितना आएगा, डेट इज 25 का रूट, और ये 5 के इक्वल आ गया। मतलब कि अगर मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ इसके और इसमें तो मुझे हाइपोटेन्यूस मिल रहा है। डेट मीन्स कि ये जो ये θ3 होना चाहिए, θ3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो वेज जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल का शेप है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। अब θ1 की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन के जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ साइन के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। अब हम ड्रॉ करते हैं एफबीडी। तो एफबीडी सबसे पहले मैं लेफ्ट वाले का ड्रॉ करता हूँ। तो ये है 1 kg। अब जो एफबीडी होता है हमें क्या करना है, इस पर कौन कौन सी फोर्स लगेगी वो दिखानी है। तो इस पे जो सबसे पहले फोर्स लग रही है वर्टिकल में, इसका मास mg, एंड उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया mg, और यहाँ θ1 एंगल है। इसके बाद इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस प्लेन है वो, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सरफेस। तो वो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये हो गया n1। इसके बाद और कोई फोर्स है नहीं इस पर। अब देखो mg का जो दो कंपोनेंट है, एक होगा प्लेन के, जो इंक्लाइन प्लेन है उसके अलोंग, और दूसरा परपेंडिकुलर। तो इसके जो हम दो कंपोनेंट निकालते हैं, एक हो गया ये वाला, और इसकी वैल्यू हो जाएगी mg sin θ1, और दूसरा जाएगा जो नॉर्मल को अपोज करेगा वो हो जाएगा mg cos θ1। तो ये हो गया हमारा 1 kg, इसको m1 सपोज कर लेते हैं, इसको m2, यानी m1 का जो हो गया हमारा एफबीडी ये बनेगा। अब फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स सपोज नहीं करेगा। इसके बाद हम राइट वाले का बनाते हैं। तो राइट वाले का जो एफबीडी बनेगा, ये प्लेन हो गया, ये हो गया हमारा इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पे है ब्लॉक। सेम जो हमने m1 का बनाया वैसा ही एफबीडी इसका भी बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं। इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एंगल चेंज हो जाएगा बस, ये θ2 हो जाएगा। यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसी वजह से तो बाकी देखोगे तो बाकी सब चीज़ें सेम है, बट सिर्फ ये एंगल अलग होने की वजह से दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इनका एक्सेलरेशन होगा एक तरफ। अब इसके कंपोनेंट निकालेंगे, तो कंपोनेंट में एक अलोंग कंपोनेंट आ गया, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इसका mg sin θ2, जबकि परपेंडिकुलर में आएगा mg cos θ2। तो ये हमारा सिंपल एफबीडी बन गया दोनों का। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। तो जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है उसके वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा, दैट मीन्स कि अपोजिट फोर्सेस कैंसिल कर रही है। तो n1 जो होना चाहिए वो mg cos θ के इक्वल होना चाहिए, सिंपल। अब देखो प्लेन के लॉन्ग मोशन हो रही है, हमने मान लिया कि जो ये पूरा ब्लॉक सिस्टम है वो लेफ्ट के साइड मूव कर रहा है, यानी कि इधर नीचे गिरेगा जबकि ये ऊपर जा रहा है, ये हमने मान लिया। और एक और चीज़ इसमें है, ये जो टेंशन कनेक्टेड है इसमें क्या है, ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो भी तो फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों का फोर्स, ये टेंशन हो गया, तो सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन रहेगा, और स्ट्रिंग मासलेस है, इस वजह से हर जगह यूनिफॉर्म टेंशन रहेगा, यानी हर जगह एक ही टेंशन की वैल्यू रहने वाली है। अगर उसमें मास दे देता तो टेंशन की वैल्यू अलग हो जाती। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे की साइड मूव कर रहा है,
तो सपोज कर लो कि इसका एक्सेलरेशन ए से नीचे मूव करेगा, तो ये सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी साइन थीटा 1 माइनस टी इक्वल टू एम जी एम ए। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं सेकंड ब्लॉक का। तो सेकंड ब्लॉक का बनाओगे तो सेम चीज N2 जो होगा बैलेंस कर रहा होगा एम जी, ये एंगल थीटा 1 है, कॉस थीटा 2 को, थर्ड इक्वेशन। इसके बाद फोर्थ इक्वेशन टी माइनस एम जी साइन थीटा 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा। ऊपर जा रहा है इस वजह से हमने, या दोनों का पास सेम है इस वजह से एम एम ले लिया। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन है उसका हमारा कोई यूज नहीं है, हमारे पास सिर्फ सेकेंड एंड फोर्थ को यूज करना है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड फोर्थ को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 2 एंड फोर्थ को ऐड करते हैं, यानी एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा, ये टेंशन कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2ma और इसमें आ जाएगा एम जी साइन थीटा 1 माइनस एम जी साइन थीटा 2। डेट मीन्स कि ये आ गया 2ma इक्वल टू एम जी साइन थीटा 1 माइनस एम जी साइन थीटा 2। तो ये आ गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एम जी कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बच गया 2ma। अब देखो अगर थीटा दोनों का इक्वल होता, मतलब कि इस वेज में ये एंगल दोनों के लिए सेम होती तो क्या होता, तो अगर ये सेम होती तो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, क्योंकि साइन की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ जाती और वहाँ से वो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। बट ये दोनों सेम नहीं है, इसी डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि ये दोनों ब्लॉक सेम मास होते हुए भी मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हमें साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो सिंपल हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, वेज वाले ट्रायंगल में। तो वेज क्या, थीटा 1 के हिसाब से साइन क्या होना चाहिए, तो साइन थीटा 1 की वैल्यू जो हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया। अब निकालना है साइन थीटा 2, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर 3 है तो 3/5 हो गया। बस इसको पुट कर देना है वहाँ पे। तो ये आ गया हमारा एम जी 4/5 माइनस 3/5, 4/5 एंड 3/5 आ गया। तो बस ये सेम है तो इसको पुट कर देना। तो ये आ गया 2ma, mm कैंसिल हो गया तो ये इक्वल टू आ गया g/2 और यहाँ से आ जाएगा 1/5। डेट मीन्स की डेट इज g/10। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो g/10 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने वाला है। तो ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं अपना। तो आंसर जो है हमारा 25 का आंसर क्या है, तो जो 25 है उसका आंसर मिल गया हमें g/10, g/10 है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन समझ सिंपल है, इसमें सिर्फ हमें एंगल डायरेक्ट ना देके उसने डायमेंशन दे दिया था वेज का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है एंड पुली है। क्वेश्चन है अ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू mg/2 इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m1। यानी दो ब्लॉक है m1 एंड m2, एक पे हमने क्या किया, कांस्टेंट फोर्स 4 लगा रखा है m1। द स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट, यानी कि ऑल कंडीशन आर आइडियल एंड सरफेस ऑफ द टेबल इज स्मूथ, फ्रिक्शन भी नहीं है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1, m1 का एक्सेलरेशन बताना है और इस पे m2g/2 लग रहा है। तो सिंपल पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया अपना टेबल, ये टेबल है, ये हो गई पुली और क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 26। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है m1 और एक ब्लॉक हैंग कर रहा है
m2, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और यहाँ पे फोर्स लग रही है F, जिसकी वैल्यू है m2g/2, ये m1। तो m1 की FBD देखोगे तो m1 पे जो FBD बन रहा है, FBD बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। FBD अगर आपने सही बनाया तो आपकी इक्वेशन सही बनेंगे, उसके बाद तो सिंपल उसको सॉल्व करना है। तो FBD बनाने की बहुत ही प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मतलब मार्क्स आने, यानी उतने मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसको m1 हो गया, FBD में इसका क्या क्या आएगा, एक तो ये F लग रहा है, दूसरा स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन लगेगा। उसके बाद वर्टिकल फोर्सेस है, तो वर्टिकल फोर्सेस में हमारा m1g नीचे के साइड में और ऊपर की साइड में क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब m2 का लगाते हैं, तो m2 तो हैंग कर रहा है तो इस पे नॉर्मल लगने वाला है नहीं, इस पे सिर्फ लगेगा, जो टेंशन होगी वो इसका अपना वेट, यानी अर्थ जो फोर्स लगा रही होगी m2g, बस। अब दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यानी कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक्सेलरेशन सेम होगा, तो ये ए से जाएगा, तो ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग यानी ऊपर की साइड में ए से जा रहा होगा। ये हमारा सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट FBD है, FBD करेक्ट होना चाहिए। अब इक्वेशन लिखते हैं, तो हमने अज्यूम किया कि राइट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि F माइनस टी जो होगा, वो एम ए के इक्वल होना चाहिए, m1 ए के इक्वल होना चाहिए। और F की वैल्यू कितनी है, m2g, यानी m2g/2 माइनस टी इक्वल टू m1a। ये हो गया फर्स्ट। इसका बनाते हैं, इसका FBD जो बनेगा, सॉरी इक्वेशन जो बनेगा, ऊपर की साइड जा रहा है तो t माइनस m2g जो होगा वो m2a के इक्वल होगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड कर दो, टी कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको ऐड करते हैं, तो टी कैंसिल हो गया, बचा क्या, m2g2 माइनस m2g इक्वल टू, ए कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2, ये वजह, यानी यहाँ से देखोगे यही होगा, m2g/2 माइनस m2 हमने ऐड किया था, इस वजह से साइन चेंज नहीं हुआ और ये ऐड हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू m1 प्लस m2 इक्वल टू, और ये माइनस में आ जाएगा m2g/2, यानी कि माइनस आ रहा है, डेट मीन्स कि हमने जो अज्यूम किया था वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नहीं होगा। यहाँ से एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो m2g/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसको हटा दो तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा दिस वन, और डायरेक्शन जो हो जाएगा उसका, हमने लेफ्ट माना था, लेफ्ट ना जाके वो राइट वर्ड आएगा, राइट की साइड जाएगा, यानी ऊपर वाला ब्लॉक राइट जाएगा और नीचे वाला जो हैंग कर रहा है ब्लॉक वो नीचे के साइड गिरेगा, यानी ये इस साइड मोशन होने वाली है। अब इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है, टुवर्ड्स राइज m2g/2 इंटू m1 प्लस m2। तो ये सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, ब्लॉक था, इन सब क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट हमने फोर्स अप्लाइड कर दिया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस कैसे करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो यहाँ पे सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, इन द फिगर m1 इक्वल टू 5 kg, m2 इक्वल टू 2 kg एंड f इक्वल टू 1 न्यूटन। अब देखोगे दोनों पे सेम 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक बट f कंटिन्यू टू एक्ट, यानी कि अगर स्ट्रिंग टूट जाती है और स्टिल f जो लग रहा है वो उस पर लगता ही जा रहा है, तो हमें बताना है कि जो मोशन ऑफ m1 होगा वो क्या होगा, यानी उसके एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें बतानी है। तो पहले तो हम कर लेते हैं जब वो टूटा नहीं है, तब उस केस में क्वेश्चन नंबर 26।
तो ये हो गया हमारा पुली। ये पुली हमने लटका दिया और 2 ब्लॉक होगा इससे, और दोनों के बीच ऊपर सेम फोर्स लग रहा है F। ये है 5 kg का और ये है 2 kg का। तो पहले तो केस में हमें फाइंड करना है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन। एंड उसके बाद वो कंडीशन बोल रहा है कि अगर स्ट्रिंग टूट जाती है तो M1 का क्या मोशन होगा उसको डिस्क्राइब करना है, यानी उसका एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन बतानी है बस। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 न्यूटन लग रहा है तो हमने मान लिया कि ये नीचे की साइड इधर जा रहा है, यानी कि पूरा सिस्टम जो है वो 5 kg के हिसाब से नीचे जाएगा और 2 kg ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो अब 5 वाले का हम एफ ड्रॉ करें तो 5g नीचे और प्लस में F लग रहा है यानी 1 न्यूटन और एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसमें, और टेंशन लगेगा ऊपर इसकी वजह से, और आइडियल कंडीशन है तो दोनों का टेंशन सेम होगा, मतलब ये सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होगा हर जगह। तो ये हो गया ठीक। अब इसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में क्या आएगा, नीचे की साइड मोशन हो रही है पूरी, तो ये हो जाएगा 5g प्लस 1। 5g प्लस 1 नीचे लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है तो टेंशन को माइनस कर देनी है, और ये किसकी इक्वल करना है हमें, तो ये इक्वल हो जाएगा एम ए, यानी सिंपल F इक्वल टू एम ए कर रहे हैं हर जगह। तो एम ए मतलब 5a, और इसको पुट करें तो ये आ जाएगा 51 माइनस t 5a। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। इसका इक्वेशन ड्रॉ करते हैं सेकेंड वाले का। तो 2 kg पे टेंशन ऊपर लग रही है, नीचे इसका 2g एंड 1 न्यूटन एक्स्ट्रा जो F की वजह से, ये ऊपर जा रहा है पूरा। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा 2a इक्वल टू t माइनस 20 माइनस 1, यानी t माइनस 21 इक्वल टू 2a। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दो, टेंशन कट जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 30, टी कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 30 और ऐड किया है तो हमने 7 आ गया, यानी यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ गया वो 30/7 है। और इसको करेंगे तो अराउंड 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको 43 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला, सेकेंड पार्ट में उसने बोला कि अगर रस्सी टूट जाती है, स्ट्रिंग जो होती है टूट जाती है और F जो 1 मीटर लग रहा है वो कंटिन्यूसली लगता ही जा रहा है, तब M1 की एक्सेलरेशन क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमें बतानी है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसको FBD देखो, एक बार रस्सी टूट गई तो कौन कौन सी फोर्स लग रही है, रस्सी टूटने का मतलब क्या है, टेंशन नहीं लगने वाला, तो टेंशन एलिमिनेट हो गया, यानी जो हमने FBD यहाँ ड्रॉ किया था उसमें से टेंशन हटा दो, तो टेंशन हटा देंगे तो क्या क्या लगेगा, ये टेंशन हट गई तो क्या क्या लग रहा है, अब सिर्फ 5g तो लगेगा ही लगेगा हमेशा, और 1 न्यूटन उसने बोल दिया कि कॉन्टिन्यूसली लग रहा है, मतलब कि 1 न्यूटन लग रहा है और कोई फोर्स है नहीं है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे के साइड में वो इन दोनों फोर्स की वजह से होगा। दैट मीन्स ये हो गया 5g और ये हो गया 1 न्यूटन, और इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा, और M1 इसका मास जो है पास है 5 kg है एक्सेलरेशन, यानी कि जो 5a होगा वो 5g प्लस 1 के इक्वल होगा, यानी कि a लिखेंगे तो डेट इज g प्लस 1/5 और ये हो जाएगा g प्लस 0.2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g प्लस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिंपल सा हमारा एक्सेलरेशन आ गया, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन जो होगा इसका, डायरेक्शन जो होगा वो हो गया हमारा, डायरेक्शन जो हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, डाउनवर्ड यानी नीचे की साइड जो होगा इसका डायरेक्शन लगने वाला। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखो क्वेश्चन इसने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया, बट सिंपल बेसिक पे अगर लगे रहोगे, बेसिक से चिपक जाओगे, एकदम बेसिक से चिपक गए
तो कुछ नहीं सोचना हो, कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कर दे, बेसिक से चिपक जाओ, उसके हिसाब से मूव करते रहो, सॉल्व होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्वेश्चन में क्या है कि इसमें इसको फिगर देख लेते हैं एक बार। 3 ब्लॉक है इसमें और 2 पुली सिस्टम है। और क्वेश्चन में क्या है, लेट m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू m1 इक्वल टू 1 kg, m2 2 kg एंड m3 जो है वो 3 kg इन द फिगर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 m3। यानी कि वो 3 ब्लॉक को क्या कर रहा है, लटका रखा है पुलिस, और हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है। अब आगे बोला है कि 2 पार्ट है इसमें, तो आगे बोला है कि द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया हमारा फिगर इसका। तो 3 ब्लॉक है, m1 का 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। अब m1 से ये अपर पुली तक यानी यहाँ तक जो ये स्ट्रिंग का लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसके आगे क्या बोला है, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 सेंटीमीटर व्हेन द सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यानी जब हमने उसको फ्री छोड़ दिया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक द पुली। यानी क्या होगा कि जैसे हम इसको फ्री छोड़ेंगे तो ये सबका अपना अपना मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सिस्टम नीचे आएगा, साथ ही साथ m1 भी नीचे आ रहा होगा। तो ये m1 क्या होगा, कुछ समय के बाद, ये कुछ टाइम के बाद जाकर इस अपर पुली से हिट करेगा। तो वो हमें बताना है, तो वो हमें क्या बताना है, क्या टाइम बताना है, वो टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद वो वहाँ जाकर हिट करने वाला। तो हम सबसे पहले एफबीटी ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर कर दिया है। यानी यहाँ पे अभी तक क्या था कि हमारा जो सिस्टम था वो रेस्ट पे था, यानी जिस पे मोशन ब्लॉक कर रहे थे, ब्लॉक मूव कर रहे थे, वो रेस्ट पे था। किसी वेज वाले पे वेज रेस्ट पे था, यहाँ पे पूरा हॉरिजॉन्टल जो था वो रेस्ट पे था। बट इस केस में क्या है कि m1 का तो सही है, बट m2 और m3 जिससे हैंग कर रहा है उसका अपना भी एक्सेलरेशन है ना। यानी कि m1 m3 का तो एक्सेलरेशन है, होगा ही होगा, बट m जो जिस पुली पे हैंग की है उसका अपना भी एक्सेलरेशन है, यानी उसका इफेक्ट भी इनके एक्सेलरेशन पे आएगा। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जो m2 और m3 का जो इक्वेशन लिखेंगे, सिंस ये जो जिस बेस पे है, या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो फ्रेम है वो क्या है, एक्सेलरेटेड है, क्योंकि ये वाला पुली जो होगा, नीचे वाला पुली वो एक्सेलरेटेड होगा। इस वजह से m1 m2 एंड m3 पे हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो सूडो फोर्स क्या होगा, करेगा, वो बैलेंस कर देगा इसके एक्सेलरेशन को, और फिर हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो सिंपली ये हो गया हमारा सिस्टम m1 m2 m3, यही था। अब क्या हुआ कि हमने इसको फ्री छोड़ा, तो सबसे पहले हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं सबका अपना अपना। तो हम m1 की एफबीडी क्या होगी, m1 जो हो गया m1 जी नीचे, और ऊपर वाला स्ट्रिंग में हमने मान लिया टेंशन T1 है, यानी इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, तो यहाँ पे भी जो टेंशन लगेगा इस पुली को खींचेगा ऊपर साइड, वो T1 लगेगा। जबकि इस वाले में हमने T2 मान लिया, ये हो गया T2 और इसमें T1 हो गया, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है, इस वजह से हमने अलग अलग स्ट्रिंग लिया। और ये आइडियल कंडीशन है, दैट्स वाई यूनिफॉर्म यानी टेंशन जो होगी वो सेम होगी। ये हो गया हमारा m1 का एफबीडी। अब m2 का और m3 का एफबीडी में देखो क्या डिफरेंस आएगा। हमने माना कि m1 जो है वो a1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, a1 से ऊपर जा रहा है, डेट मीन्स कि ये जो पुली होगा वो a1 से नीचे आएगा, a1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। और साथ ही साथ हमने ये जूम कर लिया कि इनका अपना जो एक्सेलरेशन है वो a2 है, a2 से नीचे जा रहा है, जबकि ये a2 से ऊपर जा रहा है। तो ये a2 से नीचे जाएगा, ये a2 से ऊपर जाएगा। मतलब m2 का एफबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर लग रहा है इसका अपना वेट, यानी m2g। उसके बाद स्ट्रिंग से लटका हुआ है, तो ये हो गया हमारा टेंशन T2। अब यहाँ पे हमें क्या है कि जो इसका बेस जो है, यानी इसका जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो सूडो फोर्स जो बॉडी पे भी हम लगाते हैं उसका डायरेक्शन ऐसा होगा
अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो यहाँ पे फ्रेम जो है ये पुली है, और पुली क्या हो रहा है, वो नीचे की साइड आ रहा है। दैट मीन्स कि इन दोनों पे जो सूडो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऊपर की साइड होने वाला रखना है हमें। तो ये हो गया ऊपर की डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मास ऑफ दैट ब्लॉक, यानी जिसका हम एबीडी बना रहे हैं उसका मास, तो m2, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, यानी जो ये हमारा पुली है उसका एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, a1। ये हो गया a1। तो ये बन गया इक्वेशन, और ये हमने मान लिया a2 के साथ ऊपर जा रहा था। ये हो गया हमारा m2 का। m3 का लगाएंगे, तो m3 जी टेंशन T2, एंड इस पर भी सूडो फोर्स लगाना है। तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन हो गया हमारा ऊपर की साइड में, सेम वैसे वहाँ जो लगा था। इसका मास, इसका अपना मास होगा, और एक्सेलरेशन फ्रेम का। तो ये हो गया सूडो फोर्स हो गया। तो दोनों का हमने एपीडी ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बनाते हैं m1 का। m1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा m1 a1 इक्वल टू T1 माइनस m1 जी, एंड वैल्यू रख देते हैं 1 kg का। तो a1 इक्वल टू T1 माइनस जी, हो गया इक्वेशन 1। इसके बाद सेकेंड ब्लॉक का जो हम इक्वेशन लिखते हैं m2 का, तो m2 का जो इक्वेशन बनेगा 4m2 ये ऊपर जा रहा है, हमने जूम किया, तो m2 की इंटू a2 इक्वल टू ऊपर की साइड फोर्स लग रही है इस पर T2 माइनस प्लस m2 a1 माइनस में m2 जी, ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स। ये आ गया इसका m2 का। अब m3 का करते हैं, तो 4m3 जो आ जाएगा वो नीचे जा रहा है, यानी कि m3g माइनस टेंशन T2 एंड माइनस इसका सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या है, m3a1। तो m3a1 जो हो गया हमारा, हो गया इसका हो गया, और यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा m3a2 के इक्वल कर देंगे हम इसको, m3a2 के इक्वल कर देंगे। अब हम सिंपली क्या करते हैं, मास की वैल्यू रख देते हैं, यानी ये 3 kg का है, क्वेश्चन में दिया है कि जो तीसरा जो है थर्ड वाला वो 3 kg का है, दूसरा 2 kg का है, और पहला जो है वो 1 kg का है। ये यहाँ पे गिवन है, तो हम इसको पुट कर देते हैं। ये हो गया 3a2, ये हो गया 3g माइनस T2 माइनस 3a1। सेम चीज़ हम m1 वाले के रख देते हैं, उसका मास अपना, यानी कि ये हो गया 2a2 माइनस इक्वल टू T2 प्लस 2a1 माइनस 2g। तो इसको सेकेंड इक्वेशन, और ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, यानी सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस पुली का भी तो हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा। ये वाला जो पुली है इसका अपना एफबीडी बनाएंगे इसका। तो ऊपर की साइड में T1 लग रहा है, ऊपर की साइड में क्या लग रहा है उस पर, स्ट्रिंग की वजह से T1, और नीचे की साइड में दोनों एक ही स्ट्रिंग है जिसके दो एंड है, तो यहाँ से लगेगा T2 एंड T2, सेम यही लगेगा। यहाँ से देख लेते हैं, ये T1 लग रहा था ऊपर में, और नीचे में ये T2 लगेगा, डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका एफबीडी इस पुली का। बट पुली जो है मासलेस है, क्योंकि ऑल जो यहाँ पे चीज़ दी है वो आइडियल स्ट्रिंग क्या है, वो सब मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस केस में क्या हो जाएगा, जब हम इक्वेट करेंगे तो T1 माइनस 2T2 इक्वल टू m है, बट m इज 0, तो डेट इज 0 हो जाएगा। यहाँ से T1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2T2 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन आ गई फोर्थ इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज यहाँ पे हमें 4 इक्वेशन बन गए,
और वेरिएबल भी उतने ही हैं। तो इसको एलिमिनेट सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बट मेन फिजिक्स क्या था, मेन फिजिक्स जो था हमारा यहाँ तक था, ये जो एक्सेलरेशन था इस पुली का उसको कैसे डाइजेस्ट करना है, यानी क्वेश्चन में कैसे आएगा। तो मेन कंसेप्ट यही था सूडो फोर्स का यहाँ पे, और यहाँ पे आप अगर सही से यूज कर लोगे तो फिर इक्वेशन सही से बन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इक्वेशन को सॉल्व करने में, और वो सॉल्व होते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या होगा, T2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे दोनों में एक्सेलरेशन A2 है, यहाँ भी A2 है और यहाँ भी A2 है, तो ये ऐड हो जाएंगे, मतलब कि 5A2 हो जाएगा, 5A2 इक्वल टू, इसके बाद T2 कैंसिल हो गया, T2 माइनस में इसमें और जबकि उसमें प्लस में, तो T2 कैंसिल हो गया, T2 कैंसिल हो गया। अब वहाँ प्लस 3G था जबकि यहाँ माइनस 3G है, तो ये टोटल हो जाएगा 1G बन जाएगा, यानी सिंपल G आ गया। उसके बाद बचा क्या, A1, यहाँ -3A1 है, वहाँ पे देखते हैं क्या है, वहाँ यहाँ +2A1 है, यानी कि -A1 आ जाएगा, तो ये आ गया -A1 आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया वो आ गया 5A2 इक्वल टू G माइनस A1 आ गया। तो ये अब इसको हम A1 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो A1 आ जाएगा G माइनस 5A2, ये आ गया A1। और इसकी वैल्यू जो रख लेते हैं हम, इसको फिफ्थ इक्वेशन मानते हुए इसका वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में हम रखेंगे यहाँ पे, तो 3A2 माइनस 3G माइनस T, 3A2 इक्वल टू 3G माइनस T, ये बन गया 3G माइनस T माइनस 3A1, तो -3A1 की जगह G माइनस 5A2, तो ये आ गया 3G माइनस T माइनस 3G प्लस 15A2 इक्वल टू 3A2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से 3G तो कैंसिल हो गया और हमारा बच क्या गया, तो यहाँ पे T की वैल्यू T2 है, देख लेते हैं एक बार, ये T2 है तो यहाँ पे T2 आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारा, ये गया उधर, तो ये आ गया -15A2 इक्वल टू -T2, यानी T2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 12A2, ये आ गई हमारी T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू आ गई हमारी दिस वन, और -15 नहीं होगा, -12 होगा, -12 आ गई, -12A2 आ गई। अब हम क्या करना है, अब हमें मेन दिक्कत क्या है, इस पर सॉल्व करना ही है, बाकी तो फिजिक्स सॉल्व हो गया, मेन है कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करें। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखते हैं, हमें यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन है A1 इक्वल टू T1 माइनस G। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A1 की जगह जो हमने अभी भी निकाला है वो पुट कर देते हैं, तो A1 की जगह हम क्या रखेंगे, G माइनस 5A2, तो A1 की जगह हमने रख दिया G माइनस 5A2 इक्वल टू T1 माइनस G। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5A2 इक्वल टू 2G माइनस T1, और T1 की वैल्यू में पता है, पुली का जब हमने एबीडी बनाया उसमें से आ गया हमारा सेकंड पुली का एबीडी बनाकर, यानी T1 जो होगा वो 2T के इक्वल है, इसके हिसाब से T1 इक्वल टू 2T, तो इसको पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 2G माइनस 2T के इक्वल है 2T2, ये 5A2 आ गया। अब T1 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू हमने अभी भी निकाला, तो T2 की जो वैल्यू आई वो आ गई 12A2, T2 की जो वैल्यू आई आ गई 12A2, तो यहाँ से पुट करेंगे इसमें, तो ये आ गया 2G माइनस 12 दैट इज 12A2
और ये आ गया 5a2। तो ये आ गया 5a2 इक्वल टू 2g माइनस 24a2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो ये जाएगा 24 एंड 5 दैट इज 29a2 इक्वल टू 2g। यही था, इक्वल टू 2g। यानी कि a2 की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ गई 2g/29। 2g/29 ये हमारी a2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या क्या चाहिए, a1 की वैल्यू चाहिए। तो a1 की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं अपने इक्वेशन से। हम निकालेंगे कहाँ से, इस वाले इक्वेशन से निकालते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे। तो a1 जो आ जाएगा दैट इज g-5 और ये हो गया 2g/29। तो यहाँ से जो हमारा a1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 29g-10g डिवाइड बाय 29। तो a1 जो आ गया दैट इज 19g/29। यानी कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन हो गया a1 दैट इज 19g/29। जबकि a2 का एक्सेलरेशन जो होगा, जो इसके रेफरेंस में होगा, वो हो जाएगा कितना 2g/29। अब इसका डायरेक्शन तो ऊपर है बट इसका डायरेक्शन नीचे है। बट अब देखो ग्राउंड वाले को इसकी एक्सेलरेशन कितनी दिखेगी, तो ग्राउंड वाले को जो इसका एक्सेलरेशन दिखेगा वो कितना होगा, m2 का एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन, और सिंस ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा हमारा a1 का आ गया 19g/29, a2 की वैल्यू आ गई 2g/29। बट जो m2 का एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगा, तो ये हमारी a1 है, a2 की वैल्यू आ गई है। अब जो एक्सेलरेशन होगा m2 एंड m3 का, जो एक्चुअल में ग्राउंड वाले आदमी को दिखेगा वो क्या होगा। तो देखो जो m2 जो था हमारा, फिगर में देखते हैं एक बार, जो m2 था वो ऊपर जा रहा था, हमने ऊपर ड्रॉ किया था उसका एक्सेलरेशन, जबकि ये पुली क्या है, नीचे आ रहा है। तो डेट में से जो ग्राउंड वाले को दिखेगा इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट दिखने वाला है। तो इनका जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पुली नीचे जा रही है 19g/29 से, माइनस में ये 2 ऊपर जा रहा है 2g-29 से, यानी कि ये आ जाएगा 17g/29। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी, क्योंकि पुली जो है ज़्यादा तेज एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। सेम हम m3 का निकालते हैं। तो जो m3 है, m3 के केस में क्या है कि m3 भी नीचे जा रहा है और पुली भी नीचे जा रही है, यानी कि हमारा जो दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो m3 एंड पुली दोनों नीचे जा रही है, तो जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 19g/29 प्लस 2g/29, यानी ये हो जाएगा 21/29g। और डायरेक्शन जो हो जाएगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। m2 का होगा जो 17g/29, जबकि m3 का होगा 21g/29। अब आंसर देखते हैं, मैच करते हैं। तो जो 28 का पहला जो a1 का था वो 19g/29 है, जो कि हमारा ये वाला है। उसके बाद हमें a2 का है जो 17/29 है, तो 17/29 है मतलब कि ये वाला और डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद m3 का है 21/29, यानी m3 का है 21/29 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या था, नेक्स्ट पार्ट था कि m1 को कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, अगर डिस्टेंस कितना दिया था, डिस्टेंस इसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो m1 का हमें एक्सेलरेशन तो आ चुका है, दैट इज 19g/29। तो डिस्टेंस पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, तो s t निकालना है हमें। तो इनिशियल 0 लेते हैं, 1/2 एक्सेलरेशन जो हो गया इसका 19/29g
और टाइम का स्क्वायर, और डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर, तो 20/10 100, और ये हो जाएगा 19/29, इसको 29 कर लेते हैं, 58 कर लेते हैं, 58 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 58 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 19 इंटू इंटू 100। इस पर बहुत ही सिंपल है, इसमें डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो टाइम आ जाएगा हमारा कितना, दैट इज 0.25 सेकेंड के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकेंड पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर है यहाँ पे कितना गिवन है, दैट इज 0.25 सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 इक्वल टू 2 kg एंड m3 इक्वल टू 3 kg, यानी पिछले वाले क्वेश्चन से ही है। व्हाट शुड बी द मास m सो दैट इट रिमेन रेस्ट, यानी कि जो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में इसने क्या किया था, तीनों मूव कर रहे थे, तीनों ब्लॉक मूव कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में क्या कर दिया इस क्वेश्चन में क्या कर दिया कि जो m3 है उसका मास m1 है, जो उसका मास बताना है कि कितना मास होना चाहिए सो डैट कि जो ये सेकंड वाली पुली हो उसका मोशन जीरो हो जाए, यानी उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। दैट मीन्स कि नॉर्मल कंडीशन आ जाए एकदम, जो सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे हम उस वाले कंडीशन में। तो इसका एफबीडी बनाते हैं पहले। तो देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन इसने सिंपल कर दिया है हमें। फर्स्ट पुली ये है, ये ब्लॉक हो गया m1 जिसको इसने m लिख दिया, और ये सेकेंड पुली हो गया, यहाँ m2 है 2 kg का और m3 है 3 kg का। ठीक है, अब m की वैल्यू बतानी है, m1 की वैल्यू बतानी है सो डैट कि इस पुली का मोशन जीरो हो, यानी कि पूरा ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है, बस सिर्फ m2 और m3 जो है वो मोशन कर रहे हैं, यानी इनका अपना एक्सेलरेशन हो रहा है। तो सिंपल एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर टेंशन हो गई, इसको T1 लिख लिया, ये सेम टेंशन यहाँ जाएगा इस पुली के लिए, और ये दोनों जो लगाएंगे वो T2 एंड ये भी T2। अब जो M2 का हम लेते हैं एफबीडी, तो नीचे आ गया m2g, ऊपर टेंशन T2, जबकि m3 का बनाएंगे। अब वो सूडो फोर्स वाला केस नहीं रहा, क्योंकि जो ये बेस था यानी जो फ्रेम है इसके लिए m2 m3 के लिए ये पुली वो रेस्ट पे है, तो डेट मीन्स कि इन पे सूडो फोर्स लगने वाला ही नहीं है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें लिखने की। तो m3 हो गया, ये m3g और टेंशन T2 हो गया, ये बना। इसके बाद इस पुली का जो बनेगा एफबीडी, ऊपर टेंशन T1 और नीचे साइड में दो टेंशन T2 एंड T2, ये हो गया। इसके बाद ये M1 का बनाते हैं। तो M1 पे सिंपल सा हो गया, ऊपर टेंशन T1 और नीचे जो लगेगा उस पर M1G लगेगा, ये लगने वाला है। अब ये हो गया हमारा सिंपल। अब इक्वेशन लिखते हैं। तो M1G क्या है, वो रेस्ट पे होना चाहिए, यानी कि रेस्ट पे होगा, तो डैट मीन्स कि अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। डैट मीन्स कि M1G जो होगा वो T1 के इक्वल होगा, M1G इक्वल टू T1। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। उसके बाद हम पुली से लेते हैं। तो पुली भी क्या है, मासलेस है, तो T1 इक्वल टू एंड रेस्ट पे भी है तो 2T2 हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद M3 का लेते हैं। तो हमने मान लिया कि इनका अपना एक्सेलरेशन जो है वो A है, तो A से नीचे जाएगा तो A से ये ऊपर जाएगा, तो ये हो गया T2 माइनस M2G। तो 2 kg का है तो 2 लिख लेता हूँ, 2G इक्वल टू 2 है थर्ड इक्वेशन। फिर हम बनाते हैं तीसरे वाले का। तो तीसरा वाला नीचे जा रहा है, तो डेट मीन्स कि 3G माइनस T2 इक्वल टू 3 है, ये फोर्थ इक्वेशन। तो 4 इक्वेशन आ गए हमारे पास। इन दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपल। ऐड करेंगे T2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा G और इधर आ जाएगा 5 है, यानी इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो हो गया G/5
5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। और यहाँ से हमें पता करना होगा m2 की m1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। m1 की वैल्यू जो होगी वो m1g t1 के इक्वल होगी, यानी हमें t1 की वैल्यू पता करनी होगी। और t1 पता करने के लिए हमें t2 चाहिए, तो हम t2 निकालते हैं। तो इसमें हम थर्ड वाले इक्वेशन में रख देते हैं इसकी वैल्यू, a की वैल्यू। तो थर्ड वाले में रखते हैं 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू 5 इक्वल टू t2 माइनस 2g। यही है इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यही है। अब यहाँ से हमें t2 चाहिए, तो t2 जो हो जाएगा 10 प्लस 10 2g, यानी t2 हो गया 10 प्लस 30। और यहाँ से ये आ गया 2 को हमने 2 रखा, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 2 इंटू 2 4 आएगा, 2 इंटू 2, तो ये आ गया 2 इंटू 2 दैट इज 4। और ये आ गया, ये क्या होगा, t2 निकालेंगे तो 4 ऐड होगा इसमें, और ये भी हो जाएगा हमारा 4 प्लस 20, तो यानी t2 की वैल्यू जो आ गई वो 24 आ गई, 24 न्यूटन t2 आ गई। तो t1 कितना आएगा, इसका डबल आ जाएगा, तो 2 इंटू 24 दैट इज 48 न्यूटन। 48 न्यूटन आ गया t1। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, m1 की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, m1 g इक्वल टू t1। तो m1 जो हमें निकालना है इंटू जी इक्वल टू t1 मतलब 48, और यहाँ से g उधर जाएगा तो m1 जो आ जाएगा 4.8 kg। 4.8 kg जो जाएगा वो हमारा m1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। तो 29 का क्वेश्चन का जो आंसर है 29 का है 4.8 kg। तो सिंपल सा कंसेप्ट था जो हमने 28 में किया, जो बहुत ही डिफिकल्ट था बिकॉज सूडो फोर्स का कंसेप्ट आ गया था, जहाँ पे फ्रेम जो था वो खुद एक्सेलरेटेड था। बट यहाँ पे क्या कर दिया उसने, m की वैल्यू ऐसे कर दी कि m1 की वैल्यू ऐसे कर दी कि फ्रेम स्टॉप हो गया, तो वहाँ पे उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, दैट मीन्स कि हमें सूडो फोर्स लेना ही नहीं है। उसके बाद वो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 24 टू 29 ऑफ SC वर्मा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।